This hero that comes into Valhalla does not lament his death. My death comes without apology. दोस्तों, वाइकिंग्स कौन थे, कहां से आए थे, इसके बारे में किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है कि वाइकिंग्स समुद्री लुटेरों की तरह थे। वो बड़ी नावों में सवार होकर आते थे और बड़े बड़े टापुओं को लूट लेते थे। वाइकिंग्स जिस भी जगह पर आक्रमण करते थे वहां से सोना चांदी और यहाँ तक कि औरतों और बच्चियों को भी उठा ले जाते थे। वाइकिंग्स सबसे पहले तब अस्तित्व में आए जब उन्होंने 793 बीसी में ईस्टर्न इंग्लैंड में पड़ने वाले एक आइलैंड लिंडीसफर्न पर आक्रमण किया। ये जगह एक पवित्र जगह थी। पवित्र मतलब एक धार्मिक जगह थी। यहाँ पर लोग आकर अपने धर्म की पूजा किया करते थे। वाइकिंग्स ने यहाँ पर आकर धार्मिक स्थल को तोड़ दिया था और यहाँ के सारे ईसाई भिक्षुओं को मार दिया था। ये हमला इतना घातक था कि यहीं से द एज ऑफ वाइकिंग्स की शुरुआत हुई। वीडियो की शुरुआत में हम आप लोगों को एक चीज बताना चाहते हैं, वो ये कि वाइकिंग्स के बारे में जो पूरे इंटरनेट पर एक बात उड़ रही है कि वाइकिंग्स मुस्लिम थे या फिर किसी एक पर्टिकुलर धर्म के थे, तो ऐसा नहीं है। वाइकिंग्स कहे जाने वाले लोगों में सब अलग अलग जगह से आने वाले योद्धा थे। वाइकिंग्स के धर्म के बारे में किसी को भी ठीक से पता नहीं है और वाइकिंग्स कभी भी धर्म देखकर हमला नहीं करते थे। उन्हें सिर्फ अपनी जीत और अपनी जरूरत से मतलब होता था। वाइकिंग्स के बारे में सीधे शब्दों में बात करें तो वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया से आए थे और आज की कंट्री के हिसाब से बात करें तो वाइकिंग्स लोग स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे से आए थे। स्कैंडिनेविया से जो कोई भी लोग निकले जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, जिनका परिवार भी नहीं था, उन्होंने इन सारे कामों को शुरुआत में अंजाम दिया और सही मायनों में इन्हीं को वाइकिंग्स भी कहा गया। स्कैंडिनेविया में रहने वाले सभी लोग वाइकिंग्स नहीं थे। तो दोस्तों, ये है रियल थ्योरी जिससे वाइकिंग्स की उत्पत्ति हुई। अब हम बात करते हैं कि आखिर वाइकिंग्स ने आगे क्या किया। दोस्तों, ईस्टर्न इंग्लैंड पर 793 बीसी में लिंडीसफर्न आइलैंड पर हमला करने के बाद वाइकिंग्स को बहुत सारा सामान मिला। खाने से लेकर खर्च करने तक सब कुछ मिला। ये वाइकिंग्स की पहली रेड थी, या कह सकते हैं कि ये वाइकिंग्स का पहला हमला था। ठीक एक साल बाद 794 बीसी में वाइकिंग्स ने दोबारा स्कॉटलैंड के एक धार्मिक स्थल पर हमला किया और फिर उसके बाद साल 795 ईसा पूर्व में आयरलैंड के एक धार्मिक स्थल पर हमला किया। वाइकिंग्स बार बार धार्मिक स्थलों पर हमला इसलिए करते थे क्योंकि उस समय केवल धार्मिक स्थल ऐसे होते थे जहाँ पर हर चीज मिल जाती थी। इंसान का अपने भगवान पर बहुत भरोसा था, इसलिए अधिकतर लोग धार्मिक जगहों पर जैसे कि मंदिरों और चर्चों में अपने कीमती सामान को रखते थे और वाइकिंग्स को पता था कि यही धार्मिक स्थल ऐसी जगह है जहां पर सब कुछ एक साथ मिल सकता है। वाइकिंग्स ने पिछले कुछ सालों में इतनी लूटपाट कर ली थी कि अब उनका मनोबल बढ़ चुका था और कोई दूसरी शक्ति उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। इसलिए लूटपाट के साथ ही वाइकिंग्स ने जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो अपनी बस्तियां बसाने लगे और अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। वाइकिंग्स अधिकतर कोस्टल एरिया पर हमला करते थे क्योंकि कोस्टल एरिया से लूटपाट करके भागना आसान होता है। वाइकिंग्स के लगातार हो रहे हमलों से यूरोपियंस अब डरने लगे थे। वाइकिंग्स नाम का डर सबके मन में बैठ चुका था और वाइकिंग्स लगातार जमीनों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 840 एडी आते आते वाइकिंग्स को हर कोई जानने लगा था। वाइकिंग्स की इस मारकाट के चर्चे फ्रैंकिश एम्पायर तक पहुंचे। आपको बता दें कि उस समय के फ्रैंकिश एम्पायर में आज के फ्रांस और जर्मनी आते हैं। उस समय इस एम्पायर के किंग लुईस द पियूस थे। लियूस द पियूस की मौत के बाद उनके दो बेटे चार्ल्स द बोल्ड और लुईस द जर्मन के बीच सिंहासन को लेकर जंग छिड़ गई। उसी समय गद्दी को पाने के लिए किंग के बेटे लुईस द जर्मन ने वाइकिंग्स से हाथ मिला लिया और वाइकिंग्स को कुछ दौलत और जमीन का लालच देकर उनसे अपने भाई को मरवा दिया। वाइकिंग्स ने जब इस काम को अंजाम दिया तो वाइकिंग्स को समझ आ गया था कि अगर हम चाहे तो यूरोपियन किंग्स की मदद करके या फिर उन्हें डरा धमकाकर उनसे पैसे और जमीन ले सकते हैं और उन पर राज भी कर सकते हैं। वाइकिंग्स का ये प्लान बहुत अच्छा काम कर गया और वाइकिंग्स ने राजाओं यानी कि किंग्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया। कुछ राजा तो डर की वजह से पैसे दे देते थे, लेकिन जो पैसे नहीं देते थे वाइकिंग्स उन राजाओं पर आक्रमण करके उनसे उनका राज छीन लेते थे और उनके राज्यों की लड़कियों को भी अपने पास रख लेते थे। धीरे धीरे करके वाइकिंग्स ने अपनी सेना तैयार कर ली थी। अब बड़े बड़े राजा भी वाइकिंग्स के सामने झुकने लगे थे। वाइकिंग्स जैसा बोलते थे राजा बिल्कुल वैसा ही करते थे। 9वीं शताब्दी के मध्य तक वाइकिंग्स ने स्कॉटलैंड, आयरलैंड,
ग्रेट ब्रिटेन, इटली और स्पेन पर आक्रमण करके उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद वाइकिंग्स की नजर टर्की पर थी। कुछ ही दिनों में वाइकिंग्स ने टर्की पर भी हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। टर्की पर कब्जा करने के बाद उन्होंने ईरान को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब वो समय आ चुका था जब हर कोई वाइकिंग्स को नई उभरती हुई ताकत के रूप में देखने लगा था। हालांकि शुरुआत में यूरोप के राजाओं ने वाइकिंग्स का डटकर बहादुरी के साथ सामना किया, लेकिन बस कमी ये रह गई कि यूरोप के राजाओं ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया। आपसी एकता की कमी के चलते यूरोप के राजाओं का पतन होने लगा और इसका बखूबी फायदा मिला वाइकिंग्स को। अब हाल ये हो गया था कि यूरोप का कोई भी राजा वाइकिंग्स से पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन वाइकिंग्स ने अब लूटमार ज्यादा कर दी थी। वाइकिंग्स जिस भी घर को लूटते थे वहाँ के आदमियों को मार देते थे और वहाँ की औरतों और लड़कियों को उठाकर अपने साथ ले जाते थे और उनके साथ भी गलत काम करते थे। ये सारी हरकतें इतनी बढ़ गई थी कि यूरोप के छोटे बड़े सभी राजाओं ने मिलकर बात की और वाइकिंग्स के साथ एक मीटिंग रखी, जिसमें राजाओं ने कहा कि अब वाइकिंग्स लूटमार नहीं करेंगे, बदले में वाइकिंग्स को जो चाहिए वो हम देंगे। वाइकिंग्स ने समझौते पर सर हिलाया और बदले में उत्तरी फ्रांस में जमीन लेने की बात कही। राजाओं ने समझौते को हरी झंडी दिखा दी। वाइकिंग्स को उत्तरी फ्रांस का जो हिस्सा दिया गया था उस हिस्से को नया नाम दिया गया और वो नाम था लैंड ऑफ द नॉर्थमैन। दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऑपरेशन ओवरलॉर्ड को अंजाम दिया गया। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, वाइकिंग्स योद्धा तो थे, लेकिन साथ ही साथ वाइकिंग्स व्यापारी भी थे। वो कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि आज के इस्तांबुल तक व्यापार करते थे, जो पुराने रोमन साम्राज्य के पूर्वी हिस्से बाइजेंटीन साम्राज्य की राजधानी थी। कुछ वाइकिंग्स इराक के बगदाद तक भी पहुंच गए, जहां से वो रेशम, मसाले और चांदी से लदे हुए जहाजों के साथ घर लौटते थे। वाइकिंग्स फर, ऊन और चमड़े जैसी चीजें बेचते थे, साथ ही वो दास और लड़कियां भी बेचते थे। वाइकिंग्स तो बहुत थे, लेकिन एरिक द रेड नाम के वाइकिंग्स ने वाइकिंग्स को अपने रूप में पहला योद्धा दिया। एरिक ने ग्रीनलैंड में 968 एडी में अपने साथ एक नई टीम तैयार करी। ये टीम बहुत खूंखार थी। वाइकिंग्स ने अपने शासन के दौरान एक से बढ़कर एक योद्धा तैयार किए, लेकिन एरिक द रेड, हारल्ड हर्ड्राडा, इवार द बोनलेस और एरिक ब्लूडेक्स सबसे खतरनाक वाइकिंग्स थे। एरिक द रेड के बारे में कहा जाता है कि एरिक को खून का स्वाद चखने का बहुत शौक था। एरिक द रेड नाम उसे अपनी लाल दाढ़ी की वजह से मिला था। एरिक ने अकेले अपनी वाइकिंग्स टीम के साथ पूरे ईरान को अपने कब्जे में कर लिया था। ईरान में एरिक ने बहुत बड़ा नरसंहार किया था। एरिक ने ईरान में अय्याशियां भी खूब की थी। एरिक जिस भी लड़की को बिस्तर पर ले जाता था उसे बाद में मार देता था। वो छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ता था और उनके साथ भी गंदा काम करके उन्हें मार देता था। तभी एरिक को इतिहास का एक सन की वाइकिंग्स भी कहा जाता है। दोस्तों, वाइकिंग्स का अंत 1066 एडी में हो गया था। जिस समय वाइकिंग्स एज का अंत हुआ उस समय वाइकिंग्स साम्राज्य की डोर हारल्ड हार्ड्राडा के हाथों में थी। वाइकिंग्स के लगभग सारे योद्धा मारे जा चुके थे। कुछ को युद्ध में मार दिया गया था, तो कुछ बचे थे वो किसी खास बीमारी से मर गए। अब ईसाई धर्म अच्छे से फल फूल रहा था। लोगों में जागरूकता आ गई थी। यूरोप के सभी राजा एक दूसरे के साथ खड़े थे। 10वीं शताब्दी के शुरुआत में ये सब हो चुका था और 10वीं शताब्दी का मध्य समय आते आते इंग्लैंड में बहुत कुछ बदल गया। उसी समय यूनाइटेड किंगडम की गद्दी पर एक नए किंग ने कदम रखा। इनका नाम था स्वीन फॉर्कबियर्ड। स्वीन फॉर्कबियर्ड ने 1013 एडी में यूनाइटेड किंगडम की बागडोर संभाली और स्वीन फॉर्कबियर्ड का सपना था वाइकिंग्स को पूरे यूरोप से मिटा देना, क्योंकि वाइकिंग्स ने ईसाई धर्म पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया था। लेकिन स्वेन फॉर्कबियर्ड कोई भी काम जल्दीबाजी से नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि वाइकिंग्स का खात्मा करने का इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता है, क्योंकि इस समय वाइकिंग्स की रीढ़ टूटी हुई थी। वाइकिंग्स के पास सिर्फ एक योद्धा था और वो था हारल्ड हार्ड्राडा, और हारल्ड हार्ड्राडा भी इस समय अपने वाइकिंग्स भाइयों की मौत पर दुखी था। स्वीन फॉर्कबियर्ड ने पहले वाइकिंग्स के बाहर के कनेक्शन को खत्म किया और फिर स्टैमफोर्ड ब्रिज की लड़ाई में हारल्ड हार्ड्राडा को मार दिया गया। स्वीन फॉर्कबियर्ड चाहते तो हारल्ड हार्ड्राडा को बंदी भी बना सकते थे, लेकिन स्वीन फॉर्कबियर्ड का कहना था कि अब मैं पूरे यूरोप के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, और इतना कहते ही स्वीन फॉर्कबियर्ड ने आखिरी वाइकिंग्स को भी मार दिया, जिससे वाइकिंग्स का ही अंत हो गया। तो दोस्तों, यह है वाइकिंग्स के अंत की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।